नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और विवेकानंद एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्व पार्ट 4। जी, पार्ट 4 इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। और इस टॉपिक पर जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि मैं 3 वीडियोस में यह टॉपिक कवर कर दूंगा। लेकिन क्या करें दोस्तों, इस टॉपिक का विश्लेषण इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे और 2 वीडियो इस टॉपिक पर बनाने होंगे। तो आज के वीडियो में मैं जो है जिन संविधानों पर बात करने वाला हूं वह एक रसिया का संविधान और दूसरा है फ्रांस का संविधान। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोवियत संघ, रूस और फ्रांस के संविधान से कौन से तत्वों को हमने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और एजुकेशन से संबंधित ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए विवेकानंद एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान की। तो रूस के संविधान से 2 महत्वपूर्ण तत्वों को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है। उन्हें याद करने के लिए मैं आपको कोई कोड नहीं बतलाऊंगा, केवल एक बात बतलाऊंगा जो अगर आपको याद रह गई तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वह 2 तत्व हमने रूस से ही लिए हैं। तो वह बात सिर्फ इतनी है कि रूस एक समाजवादी राज्य है। और चूंकि रूस एक समाजवादी राज्य है इसलिए समाजवादी राज्य की जो विशेषताएं होती हैं वही विशेषताएं रूस के संविधान में भी शामिल है। और उन्हीं में से 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने भारतीय संविधान में भी शामिल की है। तो क्या है वो? तो पहला है मूल कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज समाजवादी राज्य की विशेषता कैसे होती है? तो दोस्तों, समाजवादी राज्यों में नागरिकों के अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्य पर बल दिया जाता है। और ये माना जाता है कि अगर हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो पूरे के पूरे राज्य में असमानता नहीं रहेगी, समानता आएगी। इस प्रकार राज्य में समाजवाद की स्थापना होगी। इसलिए समाजवादी राज्यों में फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। और चूंकि रूस भी एक समाजवादी राज्य है इसलिए ये विशेषता वहाँ पर भी थी। इसीलिए हमने रसिया के संविधान से वह तत्व अपने संविधान में अपनाया। और मूल कर्तव्य के संबंध में 1-2 बातें आप लोग याद रखिएगा कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। तो फिर वो कब शामिल किए गए? तो एक संविधान संशोधन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण, और वह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उसके माध्यम से संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका जो था अनुच्छेद 51 का 51A। और 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और आगे चलकर फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि भारतीय मूल कर्तव्यों की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 51A में की गई है, जिसमें 11 मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है जिसको सभी नागरिकों को पालन करना जरूरी होता है। और दूसरा आदर्श वह है जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है, और उसकी झलक आपको मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिल जाएगी। और वह तत्व है प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। इस प्रकार गौर करिए, 3 न्याय की बात हो रही है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या हो गया। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि राज्य में समाज के स्तर पर विभिन्न जातियों और वर्गों के स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना। तो जब समाज के स्तर पर सभी लोगों को समानता का अधिकार होता है तब कहा जाता है कि देश में सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। और आप आर्टिकल 15 और 16 जानते हैं जिसमें मूल अधिकार के तहत सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास भारत में किया गया। इसी प्रकार आर्टिकल 17 में जब अस्पृश्यता का अंत करने की बात की जाती है तो वह भी सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने का ही एक कदम दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय के शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आर्थिक न्याय वह न्याय है जिसमें देश के समस्त नागरिकों को आर्थिक रूप से समान अवसर, समान न्याय उपलब्ध कराने की बात होती है। लेकिन भारत में आर्थिक न्याय का आदर्श भले ही अपनाया गया हो, लेकिन आप जानते हैं कि आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाई है। इसलिए भारत की 50% से अधिक की संपत्ति मात्र 10% लोगों के पास, 10% अमीर लोगों के पास एकत्रित होती है। बाकी 90% लोग
उन लोगों के पास काफ़ी कम संपत्ति होती है। तो इसलिए आर्थिक न्याय का आदर्श हमने अपनाया है, लेकिन उसकी स्थापना अभी हमारे देश में नहीं हो पाई है। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक न्याय। तो ये राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो याद रखिएगा, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक क्रियाकलापों में देश की सभी नागरिकों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। अब राजनीतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत चुनाव लड़ना भी हो सकता है, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना भी हो सकता है, और मतदान करने का अधिकार भी शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये समाजवादी राज्यों का ही एक कह सकते हैं विशेषता मानी जाती है, और इसलिए हमने ये तत्व भी रूस से ग्रहण किया है। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। तो फ्रांस के संविधान से भी दो महत्वपूर्ण तत्वों को हमने भारतीय संविधान में अपनाया है। पहला याद रखिएगा, पहला है गणतंत्र, जिसे रिपब्लिक भी कहा जाता है। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये गणतंत्र क्या होता है। तो केवल एक विशेषता याद रखिएगा, उससे आपको गणतंत्र की परिभाषा समझ में आ जाएगी कि वह राज्य गणतंत्र कहलाता है जिसका संवैधानिक प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। अब जनता सीधे डायरेक्ट वोट करके भी उसको चुन सकती है, और इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपने कार्यपालिका प्रमुख को चुन सकती है। जैसे भारत में भारत का कार्यपालिका प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और जनता इनडायरेक्टली उसका चुनाव करती है, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए विधायक और सांसद हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। अमेरिका भी एक गणतंत्र है, क्योंकि वहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति होता है उसे भी जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से चुनती है। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, इसके बावजूद वे गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव तो जनता करती है, इसलिए वे लोकतंत्र है। लेकिन वहाँ का संवैधानिक प्रमुख कोई जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वहाँ की ब्रिटिश महारानी ही राज प्रमुख होती है, जो कि वंशानुगत रूप से नियुक्त होती है। ठीक है, इसलिए चूंकि महारानी जनता के द्वारा चुनी नहीं होती और वह संवैधानिक प्रमुख होती है, इसलिए ब्रिटिश या ब्रिटेन गणतंत्र नहीं कहलाता। तो समझ में आ गई आपको गणतंत्र की परिभाषा। तो याद रखिएगा, भारत 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस डेट से भारत गणतंत्र कहलाता है। अब उस डेट से भारत गणतंत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि संविधान बनने के बाद ही हमने गणतंत्र वाले तत्व को शामिल किया, और ये घोषणा कर दी कि हमारा कार्यपालिका प्रमुख या हमारा संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, जो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन तीनों शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता का समावेश किया गया। इसके अलावा आप अगर मूल अधिकार देखें तो आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार को व्यापक रूप में अपनाया गया है। भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 19 से 22 तक में भी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। और बंधुता का जिक्र आपको मूल कर्तव्यों में देखने को मिल जाएगा। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, आपस में मिलजुल कर रहना, जाति व धर्म वर्ग के आधार पर आपस में लड़ना नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहना। तो भाईचारे को ही हम एक लीगल लैंग्वेज में बंधुता बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए विषय के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।